ये बच्चों के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है। सर ये बच्चे का बनाया हुआ है, एक बार सबको दिखाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना कीमती समय। मैं रियली बता रहा हूँ कि आप लोग जो सरकार को सुशासन के लिए जानते हैं, उसमें सर का और अभयानंद सर, इन दोनों सर का टीम था जिन्होंने पूरे बिहार में घूम कर, सर की पोस्टिंग 4-4 महीने के लिए होती थी। वहाँ से उसको लेके जेल भेजना है तो 4 महीने के लिए, बेगूसराय तो 4 महीने के लिए, मोतिहारी तो 4 महीने के लिए, सिवान तो 4 महीने के लिए, मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ता था वहाँ इनको भेजा जाता था। तो ऐसे शख्स, ऐसे आदमी हमारे स्कूल के प्रांगण में आए हैं। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आप सबसे भी कहूँगा कि आप सब अपने बच्चों को फुल फ्रीडम दें। जिस तरह से सर भी पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया, घर छोड़ा, घर से बाहर रह के पढ़े और बहुत सारा मेहनत। IIT खड़गपुर अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। IIT में हर बच्चे का, यहाँ भी हमारे जितने भी बच्चे हैं सबका सपना IIT और नीट का होता है। सर ने IIT किया, जॉब किया, फिर उसके बाद बिहार पुलिस में IPS के पद पे ज्वाइन किए और लगभग 20-25 साल, नहीं सर, लगभग 20-25 साल ऑलमोस्ट पुलिस में, लगभग 34 इयर्स बिहार पुलिस को इन्होंने अपना दिया और बहुत गोल्डन पीरियड दिया। इसलिए आप सब लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ताली बजा के इनका स्वागत करें। अब बहुत ही कम एज में बहुत सारा कुछ सर ने दिया और मैं तो कितना खुश हूँ मैं आप सबको बता नहीं सकता। मैं चाहूँगा कि सर हमारे बच्चों को कुछ अपना आशीर्वाद दें और बताएं कि कैसे वो आगे बढ़ें, कितना धैर्य, कैसे, कब, क्या, कैसे करना चाहिए, प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा जी। यहाँ पर उपस्थित होकर काफ़ी मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ और जब भी शैक्षणिक संस्थानों से मुझे बुलावा आता है, इनविटेशन आता है, तो ज़्यादातर निमंत्रण को मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे इधर 5-6 महीने के दौरान मैं मुंगेर में एक RD&DJ कॉलेज है, उसका 126वां स्थापना दिवस था, उसमें गया था 2-3 महीने पहले। उसके बाद हाल के महीनों में LS कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ पर भी मैं गया था। और इस प्रकार से जब कभी शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों को संबोधित करने का अवसर मिलता है तो मैं निश्चित रूप से कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर उपस्थित हूँ अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकाल कर, क्योंकि ये बच्चे हमारी धरोहर हैं, हमारे भविष्य हैं और हमारी यह जिम्मेवारी है, हम बुज़ुर्गों की जिम्मेवारी है कि अगली पीढ़ी को हम तैयार करें, उसे अनुशासन और संस्कार दें ताकि वह आने वाले दिनों में, भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उनका सामना डटकर कर सकें। तो उनको तैयार करने की जिम्मेवारी हमारी है, इसलिए हम भाग नहीं सकते, हम पलायन नहीं कर सकते हैं इससे। हमारी प्रशंसा में विश्वकर्मा जी ने काफ़ी सारे शब्द कहे, पता नहीं कितना उसमें सत्य है। मैं भी इसी तरह के गांव के परिवेश में ही 10th तक पढ़ा था। मैं वैशाली ज़िले से आता हूँ, हाजीपुर के पास से। अभी 3-4 दिन गांव में था, मेरे चाचा जी का निधन हो गया था। मेरे फादर से छोटे थे, 90-91 साल के थे, तो उसी सिलसिले में मैं 3-4 दिन था, गांव का भ्रमण करता था। तो 10वीं की पढ़ाई मैंने गांव के मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल बगल में ही था, वहाँ से किया था। तो बच्चों को मैं यह कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि आप जहाँ भी रहें, एक बृहत लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें। आप अपने सपने को बहुत बड़े रूप में देखें, एक बड़ा सपना देखें। तो सबसे पहला काम तो बच्चों का यह है कि अपने एक बड़े लक्ष्य को निर्धारित करें। छोटा लक्ष्य छोटा नहीं होना चाहिए, सपने छोटे नहीं होने चाहिए, इसमें कोई कंजूसी नहीं कि हम छोटा लक्ष्य निर्धारित करें। अभी मैंने देखा बच्चों को यहाँ पे कि
बड़े ही साधारण सामान्य बैकग्राउंड से, सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनकी उपलब्धि है वो काफ़ी बड़ी। ऐसी उपलब्धियाँ संभव है कि बड़े बड़े महानगरों में पढ़ रहे, अच्छे अच्छे विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को भी हासिल नहीं होता होगा। तो जो 97%, 96% बच्चे हासिल किए हैं प्राप्तांक, वो अपने में एक बहुत ही अतुलनीय, एक अनुपम चीज़ है। सभी बच्चों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में आप काफ़ी अच्छा करेंगे। और जिन्होंने कुछ कम अंक हासिल किया है, जिन्होंने 85, 86, 87, 88 हासिल किया है, उनको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंक आपका काम था एग्ज़ाम देना, परीक्षा में सम्मिलित होना। अंक देने का कार्य परीक्षकों का है। परीक्षक, यदि आप एक जवाब किसी प्रश्न का दिया है, आप देखेंगे यदि 5 परीक्षकों को स्वतंत्र रूप से आकलन के लिए दिया जाए तो कोई 10 में 8 देगा, कोई 7 देगा, कोई 6 देगा। तो इस तरीके से आपके जो अंक आए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 85 के लायक हैं। आपने लिखा होगा 94 का, 95 का, लेकिन आपको आए 88, 87। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर आपका वश नहीं है। और माइंडसेट जो होता है परीक्षकों का, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके अंक कितने आए। जैसे मुझे काफ़ी अंक आते थे, तो मैं कभी भी अंक देता हूँ किसी चीज़ में तो बड़ा उदारता के साथ अंक देता हूँ। और मैं देखता हूँ कि जो बगल वाले रहते हैं लोग, वो कहते हैं सर इतना आपने क्यों अंक दिया, हम तो इसमें 5 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं और हम 8-9 देते हैं। तो चूँकि मैं खुद हमेशा अच्छे अंक से उत्तीर्ण होते रहा, प्राप्त करते रहा, तो मेरे एक दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में रहता है ना कि अच्छे अंक देने चाहिए, पॉजिटिव साइड में देना चाहिए। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बड़ा कंजूस होते हैं अंक देने में। वो देना चाहिए 9-10 में, तो 5-6 से ऊपर बढ़ते ही नहीं। उसी तरीके से हम लोगों में, पदाधिकारियों में भी होता है। जैसे जो छोटे पदाधिकारी होते हैं उनका मूल्यांकन बड़े पदाधिकारी करते हैं। तो कुछ के बारे में होता है कि वो 10 में, हम लोग का 10 पे मूल्यांकन होता है, तो 10 में 5 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा देते ही नहीं। और मैं 8 से कम अभी तक किसी को नहीं दिया हूँ, चाहे कैसा भी पदाधिकारी हो, मैं 8 से कम नहीं दिया हूँ। तो ये मूल्यांकन पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ये निर्भर नहीं करेगा कि आपने क्या लिखा, आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन मूल्यांकन करने वाले जो परीक्षक हैं, उनका क्या माइंडसेट था, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो क्या सोचते हैं, उनके क्या मानदंड है, उस पर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हमें 90 में क्रॉस नहीं कर पाया, मैं 88 पे लटक गया, मुझे 94 आना चाहिए था, 95 आना चाहिए था। और ये परीक्षा एक स्टेप है, एक कदम है। भविष्य में इस तरह की परीक्षाएं आपको अनेकों बार फेस करना पड़ेगा। तो आगे की परीक्षाओं में आप और मेहनत करें, उसके लिए और अपने तौर तरीक़ों में बदलाव लाएं और मेहनत करें। तो जो 80 से 90 के बीच में लाए हैं, 80 से भी नीचे आया है, उन सब विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोगों ने देखा है, अपनी जीवन यात्रा में देखा है कि जो बच्चे सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, कम मार्क्स ला रहे हैं, और अचानक ऐसा परिवर्तन आता है कि वो एकदम टॉप ब्रैकेट में चले जाते हैं। मैं साइंस कॉलेज में आया 10th करने के बाद। पटना साइंस कॉलेज बिहार का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता था, अभी भी है, लेकिन अभी वहाँ पर 10+2 की पढ़ाई, ISC की पढ़ाई पहले होती थी, अब नहीं होती है, और काफ़ी गिरावट आई है उसमें। लेकिन जब हम लोग आए थे 1980 में आए थे साइंस कॉलेज में, तो वहाँ टीचर बोलते थे कि यहाँ जो BPSC कम्पीट करता है उसको सबसे निम्न स्तर का माना जाता है, और अधिक से अधिक लोग IIT जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, और बिरले ही 2-4 लोग होते हैं जो स्टेट लेवल की परीक्षा वगैरह पास करते हैं। और मुझे स्मरण है कि हम कैवेंडिश हॉस्टल में थे। कैवेंडिश हॉस्टल बहुत ही
प्रतिष्ठित हॉस्टल माना जाता था। वहाँ पे करीब 30-35 बच्चे हम लोग थे उस हॉस्टल में। उसमें से 20 लोग आईआईटी गए थे, आधा से अधिक सीधे आईआईटी, पहली बार आईआईटी लिखा और चले गए। 200 विद्यार्थी हुआ करते थे मैथ्स में साइंस कॉलेज पटना में, उसमें से करीब 60-70 लोग सीधे आईआईटी जाते थे स्ट्रेट। उसके बाद फिर रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, आईएसएम धनबाद वगैरह में जाते थे। तो जो भी एडमिशन होता था साइंस कॉलेज पटना में, वो अपने ज़िले का टॉपर या सेकंड टॉपर या थर्ड टॉपर, अधिक से अधिक उन्हीं का एडमिशन हो पाता था, क्योंकि 200 सीट थी पूरे राज्य में। जो आज का झारखंड है वो भी बिहार में ही शामिल था, तो बिहार और झारखंड मिलाकर के 200 सीट था। उस समय 54 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे। तो यदि आप डिस्ट्रिक्ट से भी डिवाइड करेंगे तो 2 या 3 एवरेज, 4 मैक्स, 4 भी नहीं पड़ता, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 एवरेज पड़ता था। 2-3 लड़के वहाँ पे आते थे, तो लड़के भी चुन के आते थे। और वहाँ पर पढ़ाई का माहौल भी बहुत ही बेहतरीन था, पढ़ने के अलावा और कुछ भी नहीं वहाँ करना पड़ता था। और टीचर भी एक से एक थे वहाँ पे, एक सब्जेक्ट के एक दर्जन टीचर पढ़ाते थे। अभी हम लोग कभी कभी बैठते हैं अपने बैचमेट्स, अभी जो डीजीपी आलोक राज जी हैं वो हमारे साथ ही बायोलॉजी में पढ़ते थे, हम मैथ्स में पढ़ते थे, हम लोग बैचमेट ही हैं। तो अभी हम लोग जब बैठते हैं, काफ़ी सारे लोग डिस्कस करते हैं हम लोग एक सब्जेक्ट पे। जैसे फिज़िक्स पढ़ना है तो उसमें लाइट एक दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, हीट एक दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, मतलब 6 से 8 टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ाते थे। और अपनी विशेषज्ञता के लिए वे काफ़ी जाहिर थे कि वो उनका कमांड था उस सब्जेक्ट पे। और बच्चों को फिर अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ता था, कोचिंग का तो नाम ही नहीं था हम लोग के समय। और कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों को बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता था कि ये विद्यार्थी क्लास में नहीं पढ़े हैं या उतने तीव्र बुद्धि के नहीं है, इसलिए इनको कोचिंग करना पड़ रहा है। कोई कोचिंग या कुछ रिफ्रेशर मटेरियल जो होता है वो भी नहीं कोई रखता था, बेसिक बुक्स पढ़ता था और उससे आगे चल के काफ़ी अच्छा करता था। तो शिक्षण संस्थान का काफ़ी महत्व है। और मैं यह देख रहा हूँ कि जिस शिक्षण संस्थान में जो भी अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, यह काफ़ी गौरव का विषय है कि यहाँ पर एक अच्छा शिक्षण संस्थान उपलब्ध है जहाँ पर आपके बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है। और 97%, 94% जो शहर के बच्चे हासिल करते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है। ये बड़े ही गौरव की बात है। एक तो मैंने पहले कहा कि बच्चों के लिए कि आप अपना लक्ष्य बड़ा रखिए। मैं हाई स्कूल में था, अपने गांव के बगल के हाई स्कूल में था। 3-4 हाई स्कूल ट्राई किया, दूर दूर वाला भी ट्राई किया। बाद में सुगमता के दृष्टिकोण से नज़दीक वाले में मैं गया, जो हार्डली 10 मिनट हमारे घर से पैदल लगता था। यह सोच करके कि पढ़ना हमें है, स्कूल में पढ़ाई होगी, विद्यालय में पढ़ाई होगी, शिक्षक पढ़ाएंगे, लेकिन आखिर मेहनत तो हमें करना है। तो मैंने निकट वाला हाई स्कूल को चूज़ किया। जब 10th, उस समय 11 क्लास तक होता था, 10-11, उसके बाद ये क्लास 10+2 बाद में आया था। हम लोगों का लास्ट बैच था 11+2+2 हुआ करता था। तो जब मैट्रिक में हम लोग गए तो उस समय वो रहता है कि पिछले बैचेस में कितने अंक किसने प्राप्त किया, हाईएस्ट मार्क्स किसने लाया है। तो हमारे हाई स्कूल में 670 कुछ था, किसी ने लाया था किसी बैच में कि 670, 540 पे फर्स्ट डिवीज़न आता था। 540 में यू गेट फर्स्ट डिवीज़न, प्रथम श्रेणी में आप उत्तीर्ण करते थे। और उन्होंने 670 लाया था, मतलब 130 मार्क्स अधिक फर्स्ट डिवीज़न से। तो बड़ा भयावह लगता था कि हम लोग सोचते थे कि हम लोग का फर्स्ट डिवीज़न, मतलब डिस्कशन में आता था कि आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने सब देखा, सब करके, और उसके बाद मैंने कहा कि मैं तो 800 लाऊंगा। मेरा लक्ष्य था 800। तो कुछ लोग कहते थे कि नहीं भाई 670 तो अभी तक का हाईएस्ट है, आप इतना बड़ा लक्ष्य रखे हो, कैसे आएगा। तो मैंने कहा मैं लक्ष्य रखा हूँ, उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे। और कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन वोशन वगैरह नहीं। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, उनसे भी गाइडेंस मिलता था, लेकिन मैंने एक बड़ा लक्ष्य रखा
800, क्योंकि 700 के पास तो पहले 670 मतलब सुनो सब लोग, आया हुआ था, तो मैंने 800 लक्ष्य रखा। और बाद में जब रिजल्ट आया तो मुझे 821 नंबर आया, मतलब 21 एक्स्ट्रा ही आया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लक्ष्य बड़ा रखिए, लक्ष्य छोटा मत रखिए। लक्ष्य में यदि कुछ फिसलन होगा तो फिसल के आप नीचे आ सकते हैं, लेकिन लक्ष्य बड़ा रखिए। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको अहर्निश मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आइडियाज़ लाने पड़ेंगे, कैसे करें, क्या करें। तो मेरे पिताजी टीचर थे, वो मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, तो उनकी पुस्तकें इंग्लिश की, हिंदी की काफ़ी सारे पुस्तकें थी। तो मुझे एक अच्छा अवसर मिला कि मुझे पुस्तक का जुगाड़ नहीं करना पड़ा, बल्कि मैं मैट्रिक में ही काफ़ी सारे इंग्लिश के, हिंदी के पुस्तकें हमारे घर में उपलब्ध थी, तो उनको मैं काफ़ी लगन के साथ उसका अध्ययन किया। बल्कि दिनकर जी की कई सारी जो कविताएं थी, रश्मि रति कुरुक्षेत्र वगैरह, मैं पूरा किताब ही रट गया। जब मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद 2-3 महीने फ्री मिला, तो उस समय कुछ पढ़ना था नहीं, क्योंकि आईएससी में साइंस कॉलेज में एडमिशन जुलाई या अगस्त में हुआ था, मुझे याद आ रहा है, और फरवरी में एग्ज़ाम हो गया था। तो आपको 6 महीने एकदम फ्री है। तो 6 महीने में कुछ रिलेशंस के यहाँ घूमने का प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि मैं किसी रिलेशन के यहाँ गया ही नहीं था। मैं अपने ननिहाल भी नहीं गया था, मैं 1-2 बार ही गया हूँ। तो उस समय हुआ कि फ्री टाइम है, तो 1-2 रिलेशंस के यहाँ डिमांड है, आप भ्रमण करिए। तो पिताजी के परमिशन से गया, और उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा पढ़ाई थी, जो पुस्तकें थी, उसका बड़ा अध्ययन किया। मेरे पिताजी बायोलॉजी की पुस्तकें लेके आए, हमारे पास आए और बताया कि डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी की किताबें आप पढ़िए। तो डर से मैंने बायोलॉजी भी पढ़ा, पहले बायोलॉजी पढ़ा नहीं था। साइंस कॉलेज में मैथ्स का भी फॉर्म लिया और बायोलॉजी का भी फॉर्म लिया। मैथ्स का फॉर्म अपनी जो अंतरात्मा कह रही थी कि नहीं हमें मैथ्स पढ़ना चाहिए, तो मैंने चुपके से मैथ्स का फॉर्म ले लिया, पिताजी को बताया नहीं। और बायोलॉजी का तो लेना ही था, आदेश था कि बायोलॉजी पढ़ना है। दोनों में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं 10 बजे, 10:30 बजे से लाइन में लगता रहा, कभी मैथ्स की लाइन में, कभी बायोलॉजी की लाइन में। पिताजी का, मेरे बड़े सख्त थे पिताजी, मतलब थोड़ा सा पिटाई उटाई भी करते थे। तो जब उनकी याद आती थी तो मैं बायोलॉजी में लग जाता था। फिर जब लगता था कि अब एडमिशन ले लेगा, तो फिर पीछे हट के मैथ्स में लग जाता था। तो 5 बजे शाम में जा कर के जब काउंटर क्लोज होने वाला था, तो मैंने अपना निर्णय लिया कि नहीं मैं मैथ्स पढ़ूंगा, और मैंने मैथ्स पढ़ा। बाद में उन्हें पता चला था, काफ़ी नाराज़ भी हुए। फिर कुछ लोगों ने कहा, और मैंने भी कहा कि मैथ्स में भी आईआईटी एक प्रतिष्ठित संस्थान है, यहाँ से काफ़ी सारे लोग जाते हैं, और जब बाकी लोग जा सकते तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तो पहली बार में ही मैंने आईआईटी लिखा, आईआईटी हो गया, आईआईटी से पढ़ा। और आईआईटी से पढ़ने के बाद मैं 3-4 जॉब भी किया। मैंने फिर वो देखा कि हर तरह का जॉब करना। मैंने पहले प्राइवेट सेक्टर में गया, L&T, लार्सन एंड टुब्रो, एक बड़ा प्रतिष्ठित कंपनी, अभी भी है, हर जगह देखेंगे कि लार्सन टुब्रो लिखा रहता है। प्राइवेट सेक्टर की बहुत प्रतिष्ठित कंपनी तभी भी हुआ करती थी। तो मैं 3 जॉब में से L&T चूज़ किया, और करीब 1 साल वहाँ पे रहा। फिर लगा कि नहीं, अध्ययन छोड़ने के बाद फिर पता नहीं, काम करने के बाद पढ़ने में मन लगे या नहीं लगे। तो फिर मैं मास्टर्स करने के लिए आईआईटी बॉम्बे चला गया। तो आईआईटी बॉम्बे में मास्टर्स किया, फिर पीएचडी में भी नाम लिखा लिया, क्योंकि हमारे घर में पिताजी शिक्षक थे, तो हमें लगा कि हम भी प्रोफेसर बन जाते हैं। तो मैंने पीएचडी में आईआईटी बॉम्बे में नाम लिखाया। फिर ऐसा लगा कि नहीं, पीएचडी में बहुत समय लगेगा, 5 साल लगेगा कम से कम। तो 5 साल का समय व्यतीत करना बहुत बोरियत हो जाएगी। बाद में सोचेंगे पीएचडी का, अभी जॉब कर लेते हैं। तो जॉब भी कई जगह से ऑफ़र आया हुआ था, क्योंकि जब आप लगन के साथ पढ़ते हैं तो जॉब ढूंढना नहीं पड़ता है, बल्कि लोग आपको ढूंढते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन आपको ढूंढती है। तो हमें 2-3 ऑफ़र आया
एक था उस समय न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट बनते हैं कोयला वाला, उसी तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो मुझे बॉम्बे में ये ऑफ़र आया, मैं ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद 2 साल वहाँ पे काम किया। फिर वहाँ से लगा कि जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो दूर में है, समुद्र के किनारे हैं, और बड़े लगा कि नहीं, कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना चाहिए, अपने इलाके में आना चाहिए। मेरी पोस्टिंग कन्याकुमारी में थी, कुडनगुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में थी, काकरापारे गुजरात में वहाँ पे थी। तो मैंने सोचा कि ये समुद्र के किनारे किनारे पूरा ज़िंदगी गुजारना ठीक नहीं है, कुछ ऐसा जॉब लिया जाए जिसमें पूरा भारत में घूमने का मौका मिले। तो इंजीनियरिंग सर्विस होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, IES, UPSC कंडक्ट करती है। तो एक बार उसको अचानक लिख दिया, उसमें हो गया। फिर उसमें ज्वाइन किया दिल्ली में। दिल्ली में आने के बाद कुछ लोग, 90 की बात है, बीटेक करने के 4 साल बाद, कुछ हमारे दोस्त UPSC लिख रहे थे, दिल्ली वाले। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया कि हम भी भरते हैं। और फॉर्म भरने के बाद उस समय 2 सब्जेक्ट हुआ करता था, 2 सब्जेक्ट लेना पड़ता था। तो मैं सोचा कौन सा सब्जेक्ट लूँ, चूँकि पढ़ाई तो 4 साल पहले छोड़ दिया है मैं, मोर और लेस जॉब कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा मंथन किया, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था कि कोई भी सब्जेक्ट लेके हम UPSC निकाल सकते हैं, ये अंदर से कॉन्फिडेंस था। हम हिंदी से भी कर सकते हैं, इंग्लिश से भी कर सकते हैं, सोशियोलॉजी भी ले सकते हैं, साइंस भी ले सकते हैं, इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं। तो इस स्थिति में चूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप हर सब्जेक्ट से कर सकते हैं, इतना अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस था। तो एक JNU के हमारे मित्र थे, उन्होंने एक आर्ट्स का सब्जेक्ट बताया, एंथ्रोपोलॉजी। मैं कहा ठीक है, ले लेते हैं। मैं जानता नहीं था कि इसमें क्या पढ़ना है, लेकिन ले लिया मैं। फिर साइंस पढ़े थे, इंजीनियरिंग पढ़े थे। तो इंजीनियरिंग मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि इंजीनियरिंग तो हम जानते हैं, कोई नया सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें वो कुछ और पढ़ें, रुचि रहे। तो फिज़िक्स लिया मैंने। तो फिज़िक्स एंथ्रोपोलॉजी से पहली बार UPSC दिया, पहली बार निकल गया 90 में ही, फर्स्ट टाइम। तो इस तरह से मैं सिविल सर्विस में आ गया। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप लगन के साथ अहरनिश मेहनत करते रहें और पूरी दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ यदि आप पढ़ते रहें और कम से कम 14 से 16 घंटे पढ़ें प्रतिदिन, एग्ज़ाम हो या ना हो, परीक्षाएं हो या ना हो, यदि आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए। तो मैंने ये रखा कि हमेशा कहीं पे भी रहा, जैसे मैं जॉब भी करता था तो कम से कम 5-6 घंटे जनरल्स, जो भी पुस्तकें हैं, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, जो भी है वो सब पढ़ने की आदत अभी भी है मुझे। और मेरी लाइब्रेरी भी बड़ी विस्तृत है, घर पे भी मैं 2-3 अलमारी पुस्तकें रखा हूँ, अभी भी आदत है पढ़ने की। तो एक पढ़ने की आदत डालिए आप, पुस्तकों से एकदम प्रेम करिए, और जो भी पुस्तक मिले, नॉवेल हो, हिस्ट्री की पुस्तक हो, ज्योग्राफी की हो, किसी भी चीज़ की हो, उसको निश्चित रूप से आप पढ़ते रहिए। और समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट ऐसे करिए कि आपको पुस्तक पढ़ने का समय कुछ न कुछ निकल ही जाए। इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें कभी एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करनी पड़ी किसी चीज़ की, क्योंकि लगातार हम पढ़ते ही रहते थे, कुछ भी पढ़ते रहते थे। तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा नहीं तैयारी करनी है। जनरल स्टडीज़, मुझे लगता है कि मैं रोज़ अखबार और मैगज़ीन वगैरह पढ़ते रहता था, तो जनरल स्टडीज़ में हमें UPSC में भी नहीं कुछ पढ़ना पड़ा, बल्कि उसी से काम चल गया। और फिज़िक्स तो साइंस एक ऐसी विधा है कि जो आप कभी भी, जो बेसिक्स है वो नहीं भूलते हैं। जो साइंस का बेसिक्स है, अब न्यूटन्स लॉ तो आदमी नहीं भूल सकता है ना। अभी भी मुझे कहेगा कि न्यूटन्स का लॉ क्या है, तो हम अभी बता सकते। जितने सारे लॉज हैं वो अभी भी स्मरण हैं, बहुत सारे फार्मूले अभी भी याद हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको आप हमेशा याद रखते हैं, और यदि बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपके स्मरण का एक अंग बन जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे उसको। तो मेरा दूसरा सलाह ये होगा कि आप लगातार पढ़ें, 14 से 16 घंटे पढ़ें,
और तरह तरह की चीज़ें पढ़ें। जैसे आप अपने जो सिलेबस का बुक है वो पढ़ने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद बोर फील करने लगे कि अब बहुत हो गया, तो कोई दूसरा सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस का नहीं वो 1 घंटे पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर सिलेबस की दूसरी पुस्तक पढ़िए। तो इस तरीके से बदल बदल करके टॉपिक और आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो आपका दिमाग हमेशा प्रज्वलित होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड, मतलब आपका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो हमेशा रिसेप्टिव मोड में होना चाहिए, ग्रहण करने की के मोड में होना चाहिए, प्रज्वलित होना चाहिए हमेशा। ये नहीं कि एकदम सुसुप्तावस्था में चले गए। तो आप दिमाग को एकदम प्रज्वलित रखिए, हमेशा ज्ञानार्जन की स्थिति में रहिए। कहीं से भी कोई ज्ञान मिल रहा है तो हम ज्ञान अर्जित करें, चाहे वो कोई भी आदमी क्यों नहीं हो, क्योंकि ज्ञान के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम पढ़ा लिखा आदमी हो, पीएचडी किया हुआ हो, एमए एमएससी किया हुआ हो। एक जो स्कूल नहीं गया है आदमी, उससे भी आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और मुझे आज काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की प्रस्तुतियाँ मैंने यहाँ देखी हैं, रामायण पर आधारित, हमारे लोक गाथाओं पर, हमारी लोक गाथाओं पर आधारित जो प्रस्तुतियाँ मैंने देखी है और बच्चों ने इसका मंचन किया है इस स्टेज से, तो निश्चय ही इस तरह के कार्यों से वे संस्कारित होंगे और शिक्षा के साथ साथ उनमें संस्कार भी उत्पन्न होगा। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आप दे रहे हैं बच्चों को, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सिर्फ शिक्षा अपने में काफ़ी कुछ नहीं है। यदि कोई 97%, 96% भी ले आया और यदि वो अच्छा आदमी नहीं बना, समाज के किसी काम का नहीं रहा, बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बड़े विद्वान से विद्वान व्यक्ति आइदर अच्छे संस्कार नहीं ले पाए तो वो समाज के किसी काम के नहीं रह जाते, वो अपने लिए भी उतना अच्छा नहीं रह पाते हैं, बल्कि उलझन में फंसते फंसते वो स्वयं को पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। इसलिए संस्कार एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी दूर तक ले जाएगी और समाज में आपको प्रतिस्थापित करेगी। तो जो भी बच्चे यहाँ पे हैं और जो पेरेंट्स यहाँ पे अभिभावक हैं, उनसे मैं यह कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स का काम है, अभिभावकों का काम है कि बच्चों में अच्छा संस्कार दें और स्वयं भी ऐसे कार्य करें जो संस्कारपूर्ण कार्य हों, क्योंकि बच्चे जो है वो पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। टीचर्स की भूमिका है, शिक्षकों की भूमिका है, स्कूल की भूमिका है संस्कार देने में, लेकिन बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा संस्कारित होते हैं अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार के सदस्यों को देख करके। और एक कहावत भी है कि जो परिवार है वो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। फैमिली इज़ दिस फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल लाइफ, हम लोग भी पढ़े हैं। तो फैमिली सामाजिक जीवन की पाठशाला है, तो फैमिली की पाठशाला में इनको अच्छे संस्कार दिए जाएं और ये दायित्व है अभिभावकों का है और शिक्षकों का तो है ही। तो परिवार के अंदर एक ऐसा माहौल आप बनाएं कि वहाँ से बच्चे अच्छे संस्कार ग्रहण कर सकें, जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसके बारे में जान सकें, तो ये बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन में। और मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, नो शॉर्टकट। आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो शॉर्टकट नहीं चलेगा। जैसे शॉर्टकट का मेरा कहना है कि जैसे कोई स्टूडेंट वो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार कर लिया, पता चला कि हमने 100 क्वेश्चंस तैयार किया, उसमें से अधिकांश क्वेश्चन हमें आ गया, परीक्षा में आ गया और हमें अच्छे अंक प्राप्त हो गए। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा अगली परीक्षा में भी उस तरीके का गेस वर्क आपका लग जाए। तो ये गेस वर्क, शॉर्टकट्स वगैरह नहीं करना है, बल्कि काफ़ी गहराई से, काफ़ी गहनता के साथ, काफ़ी डीपली स्टडी करना है, काफ़ी गहरा अध्ययन होना चाहिए आपका। और आप कहाँ हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, ये मायने नहीं रखता है। जैसे अभी विश्वकर्मा जी ने बताया कई बच्चों के बारे में कि उनके पिता प्लम्बिंग का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो ये आपके दिमाग में कभी भी नहीं आना चाहिए कि हम छोटे माता पिता के बच्चे हैं,
बल्कि आपका हौसला अंदर से काफ़ी बुलंद रहना चाहिए और यह समझिए कि आप किसी से कम नहीं है, हीन भावना कभी नहीं आना चाहिए। देयर शुड बी नो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। आपके दिमाग के अंदर जो भी बच्चे हैं वो हीन भावना से ग्रसित नहीं हो कि हम छोटे घर में रहते हैं, हमारे माता पिता का प्रोफेशन अच्छा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो यदि उनके माता पिता सामान्य हैं तो वो एक तरीके से दूरी बनाना चाहते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं हम तो कुछ और हैं, हम काफ़ी तेज हैं, हम काफ़ी अच्छे समाज में अच्छे पद पे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा संस्कार नहीं। जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के मूल तत्व हैं उसको हम ना भूलें, अपने परिवार से जुड़े रहें, अपने बड़ों का आदर करें, और ये हमारा संस्कार है, इसको हम ना भूलें। और हीन भावना कभी नहीं आनी चाहिए। आप पूरे गौरव के साथ, आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में रहना चाहिए। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए हम सक्षम हैं। ये नहीं होना चाहिए कि हमसे नहीं होगा। सपोज 3 सब्जेक्ट पढ़ना है इंजीनियरिंग में जाने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है। कुछ बच्चों को देखते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, हम केमिस्ट्री तो कर लेंगे, फिजिक्स भी कुछ हद तक कर लेंगे, लेकिन मैथ्स हमारा कमज़ोर है, मैथ्स हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है। यदि आप मेहनत करेंगे तो मैथ्स में भी आपका जो लेवल है वो काफ़ी ऊंचा हो सकता है। ठीक है, आपको मैथ्स में अधिक मेहनत करना पड़ेगा केमिस्ट्री की अपेक्षा, लेकिन आप कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को यदि आप लेते हैं और उसमें मेहनत करते हैं, सही ढंग से लगन के साथ करते हैं, तो आप उसमें अव्वल स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी ये दिमाग में मत लाइए कि हम ह्यूमैनिटीज़ में हिंदी या इंग्लिश पढ़ना हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, उसमें हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। मुझे स्मरण है कि मैट्रिकुलेशन में मुझे हिंदी, इंग्लिश सब में अच्छे मार्क्स आए थे, और इसी के कारण काफ़ी अच्छा ये हुआ था। तो हिंदी भी मुझे लगता था कि मैं अच्छी रही होगी तभी मार्क्स आए होंगे, इंग्लिश भी अच्छी रही होगी तभी टीचर मार्क्स दिए होंगे। और भाषा का ज्ञान आपका अच्छा होना चाहिए, भाषा पर आपका कमांड होना चाहिए। इंग्लिश हो, हिंदी हो, शुद्ध लिखना, और उस पर भी आपको मेहनत करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं जो हम लोग की सेवा में भी हैं, वो अच्छा लिख नहीं पाते हैं। मैथ्स बना देंगे, फिज़िक्स केमिस्ट्री का ज्ञान हो सकता है अच्छा हो, लेकिन वो अच्छा लिख नहीं पाते हैं। तो जहाँ कहीं आप जाएंगे, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लोगों से जुड़ते हैं। आपकी भाषा अच्छी होगी तो आप जिस किसी संगठन में काम करेंगे वहाँ पर आप अन्य लोगों से एकदम अलग माने जाएंगे, क्योंकि आपकी भाषा बहुत अच्छी है। हर आदमी चाहेगा कि आप कोई ड्राफ्टिंग कर दें, कोई पत्र उनका ड्राफ्टिंग कर दें, कोई कुछ लिखना है तो उसमें आप उसकी मदद करें। भाषा को नहीं छोड़ना है। हिंदी, इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का आपका समान अधिकार होना चाहिए। जो जहाँ कहीं आप जाएंगे, कुछ लोग जैसे इंग्लिश की अच्छी अर्हता हासिल कर लेते हैं, लेकिन बता दें कि हिंदी अच्छी नहीं है, हिंदी कमज़ोर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी का ज्ञान अच्छे स्तर का होना ही चाहिए आपको। और हिंदी बोलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आप इंग्लिश भी बोलिए, जैसे हम लोग तो पुलिस में हैं, हम वैशाली के हैं तो बज्जिका बोली जाती है हमारे यहाँ। हम लोग मैथिली भी बोल लेते हैं, पुलिस में अलग अलग पोस्टिंग होती है हर इलाके में। भोजपुरी भी ठीक ठाक ही बोल लेते हैं, यदि भोजपुरी बोलने वाले भी कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम भोजपुरी भाषी नहीं है, भोजपुरी भी बोल लेते हैं, मैथिली भी बोल लेते हैं। तो ये भाषा, जितनी अधिक भाषाओं का ज्ञान आपको होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। भाषा को भी आप उतनी ही प्राथमिकता दें जितनी प्राथमिकता आप अपने जो रुचिकर सब्जेक्ट है, रुचिकर भाषा है, मैथ्स हो, साइंस हो, उस पर दे रहे हैं। तो एक संतुलित ढंग से आप आगे बढ़ें, ताकि कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हैं तो उसमें आप पीछे ना रहें। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं जो पहली बार यूपीएससी किया बिना तैयारी का मैं कर गया, मुझे खुद अभी भी आश्चर्य होता था कि कैसे हो गया। उसमें एक भाषा का भी योगदान रहा होगा,
इंटरव्यू में भी मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आए। मैं कभी सोचा नहीं था कि इंटरव्यू में मुझे इतने अच्छे मार्क्स, इसी के कारण पहली बार ही मैं क्लिक कर गया। बल्कि मैं सोच ही रहा था कि अब तैयारी करके दूंगा, उसी झोंक में निकल गया। तो भाषा का महत्व है और हैंड राइटिंग भी मेरी अच्छी थी, तो हो सकता है कि अच्छी मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कुछ लिख के एक शब्द काटा होगा, कभी काटा ही नहीं कोई शब्द। तो यदि आप एकदम अच्छे ढंग से मनन चिंतन करके सोच करके, और यदि आपका थिंकिंग एकदम क्लियर कट है, स्पष्ट सोच है, तो फिर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आदमी कंफ्यूज होता है, कभी कुछ सोच रहा है कभी कुछ सोच रहा है, तो वो बहुत कटिंग करता है। तो मैंने देखा कि मुझे कटिंग करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, और एग्ज़ामिनेशन में भी कोई कटिंग वटिंग मैंने कभी नहीं की। तो हो सकता है कि परीक्षक देखा होगा कि बड़ा सुंदर लिखा है, बड़े अच्छे लिखा है, तो 5 के बदले 8 दे दिया होगा। एंड दैट्स द वे एग्ज़ामिनेशंस मैंने क्लियर किया। किसी एग्ज़ामिनेशन में कभी फेल नहीं किया, चाहे इस कंपटीशन हो या जो भी हो। तो ये मूल मंत्र मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये 3-4 चीज़, कि आप लगन के साथ पढ़ें, एम बड़ा रखिए, लगातार मेहनत करें, मेहनत में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, और एकदम एकाग्र हो करके, एकदम एकाग्रनिष्ठ हो करके पढ़िए। फिर डिविएशंस नहीं कि हम थोड़ा फेसबुक पे भी एक्टिव रहें, चहल पहल, हमारे लाइक्स कितने आ रहे हैं, अरे भाई हमारे फ्रेंड का तो हज़ारों है, उसकी होगी। तो अभी पढ़ने का समय है, तो सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। अन्य जितनी गतिविधियां हैं, जिसका आपके प्राप्तांक पर, आप जो परीक्षा में अंक हासिल करेंगे, कंपटीशन देंगे, उस पर जिसका कोई असर नहीं है, उन सभी गतिविधियों को छोड़ दीजिए। और भविष्य में जब फुर्सत मिले तो उन सभी चीज़ों को आप फिर से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मैंने खुद कहा आपको कि मैं 10th तक अपने किसी रिलेशन के यहाँ कहीं नहीं गया। मेरी नानी भी कहती थी कि मेरा नाती एक ही है और कभी आया नहीं, तो प्रेशर के बावजूद भी मैं नहीं गया। लेकिन जब फुर्सत मिला तो मैं एक बार गया। तो इस तरीके से जो भी आपके जो कार्यकलाप हैं, जिसका आपके अध्ययन पे, आपके शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, उसको एकदम बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। उसके लिए समय आएगा। अब जैसे अभी यदि मैं चाहूँ कि अभी मेरे पास टाइम है, सर्विस में रहते हुए टाइम मिलता है, तो अभी कोई भी हॉबी हम इनकलकेट कर सकते हैं। यदि हम गाना सीखना चाहें तो गाना सीख सकते हैं, शाम में 2 घंटे 3 घंटे आई कैन डिवोट टाइम। कोई भी हॉबी यदि हम डेवलप करना चाहें, तो एक बार जब कैरियर सुनिश्चित हो गया, जो हमें बनना है वो हम बन गए, उसके बाद आप निश्चित रूप से पर्याप्त समय निकाल पाएंगे अपनी हॉबी के लिए। तो उस हॉबी को अभी स्थगित रखिए, उसको फ्रीज कर दीजिए, और जैसे ही आप अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है, उसके बाद आपको अच्छा खासा समय मिलेगा और उसको वहां पे स्टार्ट करिए। मेरा बेटा भी मेरे साथ रहा। जैसा कि विश्वकर्मा जी ने बताया कि मेरी पोस्टिंग 4 महीने 5 महीने होती थी। मैं 10-12 ज़िलों में एसपी रहा, और 7-8 साल तक तो मैं झारखंड में, जो चतरा मेरा पहला ज़िला था, मैं पहला एसपी था। चतरा में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। चतरा उस समय कोई जाना नहीं चाहता था, बहुत ही विभत्स दृश्य था। फिर उसको मैं पलामू रहा, गढ़वा रहा, झारखंड में गोड्डा ज़िला, वहाँ पे भी मैं एसपी रहा। तो बड़े ही छोटे छोटे और ऐसे ज़िले जहाँ पे स्कूल नहीं हुआ करता, तो वहाँ पर भी मैंने बच्चों को भी साथ रखा। और मेरा बेटा भी पहली बार में ही हमसे बहुत बढ़िया रैंक आईआईटी में लाया। तो मेरा तो सैकड़ों में था, लेकिन उसका डबल डिजिट में रैंक था, 100 के अंदर था मेरे बेटे का रैंक पहली बार में। वो आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक्स किया, अभी जॉब कर रहा है, और बच्चे भी अच्छा किए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे याद है कि मैं अपने बेटे को सबसे पहले लोहरदगा में एडमिशन कराया। लोहरदगा एक छोटा सा ज़िला है, वहाँ झोपड़ी में स्कूल चलता था। तो एक फूस का स्कूल था, त्रिवेणी स्कूल, और तुम्हारे साथ मैंने पूछा कि क्या करना है, मेडिकल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। मैं अपना बताया कि ऐसे, तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो इंजीनियरिंग करना है। मैं ठीक है, हमारे साथ कन्फ्यूज़न था, तुम्हारे साथ कन्फ्यूज़न नहीं है, गो अहेड। और उसने बगैर कोचिंग वोचिंग का पहली बार में ही आईआईटी में बड़ा अच्छा रैंक लाया, और काफ़ी अच्छा कर रहा है, आज के डेट में भी बहुत बढ़िया कर रहा है। और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं हैं, गांव में हैं, छोटे शहर में हैं, बड़े शहर में है, इट डजेंट मैटर मच,
मैटर करता है आपकी मेहनत, आपकी लगन। और हम साइंस कॉलेज में जब थे तो वहाँ पर पुस्तकों की बहुत कमी रहती थी पहले। आज आपके हाथ में, मोबाइल में हर पुस्तक है। आपको मेहनत नहीं करना है ढूंढने के लिए, आपको अनप्रेडिक्टेबल होता है। अपने बस की चीज़ है उसको कर दिया। बाकी मार्क्स लेने वाला ने 88 दिया, कोई ज़रूरी है आपका 88 है, इट माइट बी 95, 96। इसलिए कभी पीछे नहीं देखना है। एग्ज़ाम दिया, फिर से तो एग्ज़ाम देना नहीं है, फिर देना है, नहीं देना है। जब फिर से एग्ज़ाम नहीं देना है तो फिर पीछे की बात को सोचना क्यों है। जस्ट फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड, क्यों कम मार्क्स आया, और आगे का सोचो कि आगे क्या करना है। नाउ थिंक ऑफ कि ये 10th में आया ना 88, तो 10+2 में यू टारगेट 99। 10+2 के लिए अभी से लग जाओ। हो सकता है कि जिसको अभी 97, 98 आया हो वो थोड़ा रिलैक्स होगा। मैंने देखा है ऐसा कि जो 10 में 88 लाया और 10+2